Yes, sir. Okay, fine. Thank you. हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करेंगे लेटर राइटिंग से। होमवर्क में एक असाइनमेंट था कि आप लोगों को मालूम है कि हम सिटी ट्रैफिक प्रॉब्लम्स के हवाले से सिटी ट्रैफिक ऑफिसर को जो है वो लेटर लिखना था। आई बिलीव आप लोगों ने लिख लिया होगा। जी सर, लिखा। ओके, वेरी गुड। तो वेरी फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द लेटर वुड बी, हु विल टेल? रेफरेंस नंबर। रेफरेंस नंबर। Can you please turn off your mic? Zen. Yes. So very first component हमारा जो रहेगा वो रेफरेंस नंबर होगा। रेफरेंस नंबर क्या लिखा हमने? Rabika, did you write the letter? Did you write the letter? यस सर, लेटर लिखा। जी, क्या लिखा रेफरेंस नंबर आपने? सर मुझे इसमें कंफ्यूजन थी क्योंकि वो हमारा हमने जब कस्टमर को लिखा था तो हमने उसे सी से हमने शो किया था। तो जी। इसमें उसमें हम क्या लिखेंगे? ये तो हमने पुलिस को लिखा है ना, वो ट्रैफिक पुलिस को। देखें, आप इसको पी भी लिख सकते थे फॉर पुलिस, टी भी लिख सकते थे फॉर ट्रैफिक पुलिस, ठीक है। लेकिन ओके। मैंने बता दिया था जब आप किसी गवर्नमेंट ऑफिसर को लिखेंगे तो उसको जी से डिनोट कर एब्रीवेट कर दीजिए, स्टार्ट कर दीजिए। जी फॉर जी गवर्नमेंट ओके। डिपार्टमेंट, किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को लिखेंगे तो जी से लिख दीजिए। ओके सर। ओके। बैंक को जी लिखेंगे तो बी से लिख दीजिए, किसी एनजीओ को लिखेंगे तो एन से डिनोट कर दीजिए उसे। सो इसको हम लिखेंगे जी 2209 0, जो भी हमारा डेट होगा आज का डेट, जैसे 10th प्रोबेबली 10th ऑफ सितंबर, -1 या 2 या 3 कुछ भी लिख देंगे। सर मैंने सी से लिखा और अपना CNIC लिखा आगे, तो ये सही नहीं है? सी मीन्स सिटीजन। सी आपने अपने आप को तो नहीं ना लेटर लिख रहे, ठीक है ना। लेटर तो जो जिसको लिख रहे हो, जो रिसीवर ऑफ द इंफॉर्मेशन हो, उसके हिसाब से रेफरेंस नंबर लिखते हैं, ठीक है। कस्टमर के लिए सी, सप्लायर के लिए एस, बैंक के लिए बी, गवर्नमेंट ऑफिशियल के लिए जी, कोई एनजीओ हो तो उसके लिए एन, एन से लिख देंगे। गलत आपने जो लिखा वो भी नहीं, मैंने आपको बताया था, आप उसमें ABC 1 2 3 भी लिख देंगे तो गलत नहीं होगा, गलत नहीं होगा। बट आपका इंप्रेशन पहले कंपोनेंट से ही जो है ना वो एक प्रोफेशनल राइटिंग का हो जाएगा। अगर आपने पहला कंपोनेंट यानी जो रेफरेंस नंबर ही इस अंदाज में लिख दिया जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपका जो है वो इंप्रेशन जो है वो एक्सीलेंट इंप्रेशन जो है वो डेवलप हो जाएगा एग्जामिनर पे। सो जी लिखेंगे और डेट लिखेंगे, जैसे 22/09/10 यानी 10th ऑफ सितंबर इज टुडे डेट। सर ओके, अगर इसमें रेफरेंस में टीपी करके भी लिख दें तो फिर ये भी सही रहेगा ना, फिर ट्रैफिक भी पुलिस। ठीक रहेगा। टीपी लिखते हैं, टी लिखते हैं, पी लिखते हैं, वो समझ जाएगा एग्जामिनर कि इसने टीपी ट्रैफिक पुलिस के लिए लिखा, टी ट्रैफिक के लिए लिखा, पी पुलिस के लिए लिखा, या जी गवर्नमेंट के लिए लिखा, ठीक है। ठीक है वैसे सर। आप ABC 1 2 3 भी लिखेंगे तो उसको गलत नहीं करेगा। ओके, अच्छा जी। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट था, जैन यू प्लीज, नेक्स्ट कंपोनेंट क्या था? सर नेम। नहीं, नेक्स्ट कंपोनेंट हमारा है रिसीवर डिटेल्स। प्रोवाइड करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट है रिसीवर डिटेल। रिसीवर डिटेल में हम 4 जो है इंफॉर्मेशन लिखते हैं। रिसीवर का नाम, रिसीवर का डेजिग्नेशन, उसका डिपार्टमेंट या सॉरी उसकी कंपनी, और उसका जो एड्रेस है। तो यहाँ रिसीवर डिटेल में क्या लिखा है? जीशान अली, यू प्लीज। जीशान अली, लेटर लिखा आपने? नो।
जैन रशीद आपने लिखा लेटर। नहीं लिखा तो भाई फिर एग्जाम में कैसे लिख पाएंगे। मैं लास्ट टाइम भी बोला था, कंसिडर इट एज एन अपॉर्चुनिटी, कि ये मौका है आप अपनी राइटिंग ठीक कर सकें। और ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, थ्रू आउट लाइफ आपके लिए हेल्पफुल रहेगा कि कैसे लिखा जाता है। जी इकरा आपने लिखा। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या लिखा आपने? सर मैंने नेम में राइट किया मिस्टर M.K. हुसैन, बिल्कुल ठीक है। इंस्पेक्टर ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर कोट अदू। ओके, ठीक लिखा आपने कि हमने इसका जो हमने कहा रिसीवर डिटेल में 4 चीजें, उसका नाम का हमने क्राइटेरिया डिफाइन कर लिया था। जैसे इन्होंने लिखा मिस्टर M.K. हुसैन, कॉमनवेल्थ के तरीके से। फिर इसके बाद डेजिग्नेशन, आपने इंस्पेक्टर जनरल पुलिस लिख दिया, आप इसको सिटी ट्रैफिक ऑफिसर भी लिख सकते थे, कुछ भी लिख सकते थे इस तरह का डेजिग्नेशन। और उसके बाद अपने सिटी का नाम कोट अद्दू। इट्स एक्सीलेंट, बिल्कुल ठीक लिखा आपने, गुड। फिर इसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट है, हु विल टेल? सर डेट डेट सर। डेट क्या लिखा आपने? सितंबर 7 2022। एग्जैक्टली, सितंबर 7, फिर कॉमा आएगा और उसके बाद जो है वो 2022 लिख देंगे। सर मैंने और इसी तरह लिखा है मिस्टर M.A. नदीम, जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। डायरेक्टर सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर, 19A लोअर माल लाहौर। हाँ बस वो डायरेक्टर नहीं होता उसका डेजिग्नेशन, जैसे इंस्पेक्टर लिखा उन्होंने या सिटी ट्रैफिक ऑफिसर, हमारे यहाँ सिटी ट्रैफिक ऑफिसर उसका डेजिग्नेशन चलता है, ठीक है। CTO बोलते हैं, सिटी ट्रैफिक ऑफिसर। तो अच्छा, डेट के लिए रूल हमने डिफाइन कर लिए थे। हु विल एक्सप्लेन? जमान, कैन यू एक्सप्लेन? हमने रूल डिफाइन किए थे डेट के। नो, फराज यू प्लीज। सर डेट के रूल्स ये हैं कि पहले मंथ, फिर डेट, कॉमा और फिर ईयर मेंशन करेंगे। और इस तरीके से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इस तरीके से मेंशन नहीं करेंगे डेट को, और डेट हमेशा राइट साइड पर आएगी। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। एक तो डेट, मंथ, कॉमा, ईयर लिखेंगे और उसके बाद इसे राइट अलाइन लिखेंगे। और TH ND RD यानी थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, 10th, ये TH ND RD ये नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट कंपोनेंट हमारा था सैल्यूटेशन। अब सैल्यूटेशन के लिए हमने 3 कैटेगरी पढ़ रखी, डियर सर कहेंगे या डियर मिस्टर खान कहेंगे या डियर मिस्टर हुसैन कहेंगे या डियर हुसैन कहेंगे। डियर सर, डियर मिस्टर हुसैन या डियर हुसैन। तो उसके लिए हमने क्राइटेरिया डिफाइन कर रखा। इकरा यू प्लीज। तो ये लेफ्ट साइड पर राइट करेंगे। ओके, जी सर, और क्योंकि ये फेमिलियर नहीं है, अब जैसे कि हमें नहीं पता, हमने जानते नहीं है, हमारी उनसे ज्यादा कोई बातचीत नहीं है, तो हम डियर मिस्टर हुसैन से उन्हें रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट कॉमा लगाएंगे। ओके, रबीका यू प्लीज। सर इसको राइट साइड पर लिखेंगे और मैंने इसको डियर सर के सर से शो किया है, डियर सर लिखा है मैंने। हाँ, लेफ्ट साइड पे लिखेंगे और डियर सर लिखेंगे। मैंने आपको बताया था कि 3 ऑप्शन है, डियर सर, डियर मिस्टर हुसैन और डियर हुसैन। डियर सर लिखेंगे जब आप किसी हाई ऑफिशियल को लिख रहे हैं लेटर, उसे लिखेंगे, या किसी बंदे का आपको नाम मालूम नहीं है उसे लिखेंगे। यह नाम तो मालूम है लेकिन ये हाई ऑफिशियल है, तो फिर इसको डियर सर लिखेंगे। बाकी डियर मिस्टर हुसैन हमने कहा था उसको लिखेंगे जिसका आपको नाम तो मालूम है लेकिन आपकी बहुत ज्यादा जान पहचान नहीं है, डियर मिस्टर हुसैन लिखेंगे। अगर आपको नाम भी मालूम है और बहुत ज्यादा जान पहचान भी है तो डियर हुसैन लिखेंगे।
I have Adhan in the background. We will have to wait for a couple of minutes, please. जी स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। तो सैल्यूटेशन के बाद नेक्स्ट कंपोनेंट हमारा होता है हेडिंग। हेडिंग के रूल बताएंगे जीशान, यू प्लीज। नो, अब इकरा, यू प्लीज। सर ये बोल्ड होता है, ओके, हेडिंग बोल्ड होता है, लेफ्ट अलाइन, जी ठीक है। नो कैपिटल लेटर एक्सेप्ट फर्स्ट एंड नो फुल स्टॉप।
no full stop and no underline. So there are 5 Yes. rules to Yes, note sir, down the no heading. तो heading क्या लिखा आपने इकरा? You call attention on traffic issue. call attention on traffic issue. Okay. Faraz, you please. सर मैंने लिखा ट्रैफिक प्रॉब्लम्स। ट्रैफिक प्रॉब्लम्स ठीक है, मतलब इसमें आप थोड़ा मेंशन कर देते कि कहाँ पे है तो ज्यादा अच्छा लिखा जाता है। रबिका, यू प्लीज। सर मैंने भी यही लिखा था, ट्रैफिक प्रॉब्लम्स। ओके ओके, ठीक है। तो इसको हम यूँ लिख सकते थे, इंक्रीजिंग या इंक्रीज्ड ट्रैफिक प्रॉब्लम्स इन कराची या इन कोटरदू या इन लाहौर। Increased traffic problems in Lahore and suggestions. Yeah, increasing traffic problems in Karachi and suggestions. ताकि उसको पता रहे कि इस लेटर में क्या लिखा, जो शहर में जो प्रॉब्लम्स ट्रैफिक के बढ़ रहे हैं उनके बारे में और उनके सजेशन लिख रखे। ओके, फिर इसके बाद बॉडी में क्या लिखा? इकरा, यू प्लीज। The traffic issue in our city increasing day by day, which is causing dangerous health diseases and air pollution in our city. Okay. You should pay attention to reduce traffic congestion. I want to suggest you that you must optimize traffic light management, use CCTV to monitor road conditions, and enforce existing road traffic laws. Your cooperation will be highly appreciated. ओके, आपने काफी हद तक बेहतर लिखा, मुख्तसर लिखा, ग्रामर आपकी ठीक है। थोड़ा सा इसमें यह है कि चूंकि हाई ऑफिशियल को लिखेंगे तो इसमें थोड़ा सा एप्रिसिएशन, सेंस ऑफ एप्रिसिएशन मिस है इसमें आपकी राइटिंग में। सेंस ऑफ एप्रिसिएशन होना चाहिए इसमें, वो मैं बता दूंगा कैसे करेंगे। रबीका, यू प्लीज। This is a letter for you to inform about the going on problems related बस to एक मिनट our रुक जाइएगा प्लीज। ये नहीं लिखेंगे दिस इज अ लेटर फॉर, क्योंकि ये तो पता है उसे कि ये लेटर है। और हमने ना जो राइटिंग के प्रिंसिपल पढ़े थे वहां पे हमने पढ़ा था कि अवॉइड करेंगे वेग अननेसेसरी वर्ड्स के लिखने से, है ना। हमने वो राइटिंग के प्रिंसिपल्स रूल्स पढ़े ना, प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव राइटिंग पढ़ रखे हमने। तो वहां हमने पढ़ा था कि हम जो है वो अननेसेसरी वर्ड्स जो हैं उनके इस्तेमाल से अवॉइड करेंगे। ओके सर, ठीक है, तो दिस इज द लेटर नहीं लिखेंगे। आगे बोलिए क्या लिखा आपने? inform about the going on problem related to traffic in our city. Most of traffic remains jammed during morning and off time of our colleges. These places are also cause of traffic jam and road accident. I hope my suggestions can lessen the problem of traffic jam and road accident. This is my humble request to take some actions about these traffic issues. सजेशन तो है ही नहीं है इसमें आपके, सजेशन में से आपके क्वेश्चन पे फोकस नहीं किया आपने। और दूसरा ये है कि थोड़ा आपको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है कॉन्सेप्चुअली, यानी इसको आप पूरा नहीं लिख सकी। अगर आप यही लेटर सारे बाकी सारे रूल्स फॉलो करेंगी जो हमारे हेडिंग के, डेट के, क्लोज के, साइन ऑफ के, वो रूल हम फॉलो कर लेंगे। जब हम 5-7 लेटर को और प्रैक्टिस करेंगे तो वो हमारे दिन में पक्के हो जाएंगे। वो फॉलो करेंगी और ये लेटर लिखेंगे तो आपको मिलेंगे 6 से 7 नंबर। ठीक है, थोड़ी सी राइटिंग आपने इम्प्रूव करनी है। और जैन, आपने कुछ लिखा क्या? नो? Anyone else who want to share or who want to make his letter correct, जिसको अपनी गलती की इस्लाह करना हो? जी सर। लेटर लिखा हो, हाँ जी बोलें फराज। सर मैंने लिखा है, I would like to draw the attention of the authorities towards increasing traffic jams in various areas of the city, as it involves the loss of property and life. It demands priority. All authorities. लॉस नहीं, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। Loss of आगे, property. ठीक है, आगे। All authorities relating to traffic at local and intercity levels are well aware of the fact that we have unqualified drivers, substandard vehicles, inefficient and corrupt administrations. All these unhealthy factors contribute to traffic problems.
In order to improve the traffic situation in big cities, I suggest the following steps. Number one, road should be widened and local transport should strictly observe their allotted routes. Number two, Excellent. only those vehicles should be allowed to come on the road which are fit in all respects. Number three, traffic police and other concerned Very good. staff should be efficient and Shabash. honest. Number four, overspeed should be checked and drivers found guilty should not be spared. Number five, public awareness about traffic rules should be given importance. I hope if these suggestions are given importance, situation will improve and people will enjoy safe and smooth traveling. एक्सीलेंट, बहुत अच्छा लिखा आपने। इसमें एक जगह पे गलती थी, वो चूंकि लंबी बात थी मेरे ध्यान से निकल गया कि आपकी एरर थी इसमें, मैंने नोट की थी बट आई कुडंट रिमेम्बर इट। तो आपने ओवरऑल जो है इसमें बहुत अच्छा लिखा। आप अगर पूरे इसके साथ लिखेंगे, पूरे रूल्स सारे बाकी फॉलो करते हुए लिखेंगे तो आपके ये लेटर में 10 में से 8-9 नंबर आपके पूरे आएंगे। अच्छा जी, फिर आगे चलते हैं हम। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट है जीशान, यू प्लीज। नो, जीशान इज नॉट देयर। जैन, यू प्लीज। जी, सॉरी सर, आउट ऑफ सिटी था, मैं आज ही आया इस वजह से सर लिखने। कोई बात नहीं, इसका कंपोनेंट तो पता होगा ना आपको कि बॉडी के बाद नेक्स्ट कंपोनेंट क्या होगा। सर, क्लोजिंग। क्लोज या साइन ऑफ। तो इसको हमने डियर सर से सैल्यूट किया, जिसको डियर सर से सैल्यूट करेंगे तो उसे क्लोज किसके साथ करेंगे। सर, योर्स फेथफुली। योर्स फेथफुली, एक्सीलेंट। फिर इसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट क्या होगा। सर, अगर इसमें फॉर्मल लेटर जिसमें सर नॉन फेमिलियर हो तो सर उसको योर्स सिंसियरली से करेंगे। नहीं नहीं, आपने ठीक कर दिया, योर्स फेथफुली से। इसको हम करते हैं ऊपर सैल्यूटेशन के हिसाब से। डियर सर ऊपर सैल्यूटेशन था हमारा, तो डियर सर को क्लोज करेंगे योर्स फेथफुली से। फिर इसके बाद अगला कंपोनेंट क्या आएगा सर। इसके बाद है नेम। नेम, सेंडर डिटेल, अब इसे कहेंगे सेंडर्स डिटेल। सेंडर डिटेल, जी सर। ठीक है, सेंडर की डिटेल इसमें आ जाएंगी। फिर सेंडर की डिटेल क्या है। सर, नेम के साथ इसमें सिग्नेचर भी होते हैं। देखिए, इससे पहले हमने जो 2 लेटर लिखे थे वो हमने कंपनी के प्लेटफॉर्म से लिखे थे, यानी हम कंपनी के नुमाइंदे थे। ये जो लेटर है ये एक इंडिविजुअल शहरी लिख रहा है, इसलिए ये लेटर कंपनी लेटर हेड पे भी नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि एक इंडिविजुअल शहरी लिख रहा है अपनी जाती हैसियत में। ठीक है, तो एक तो ये कि उसका नाम आएगा और उसका डेजिग्नेशन भी नहीं होगा, क्योंकि हम जाती हैसियत में लिख रहे हैं एक शहरी के तौर पे, तो डेजिग्नेशन भी नहीं होगा, बल्कि इसमें आपका नाम होगा, फुल नेम लिखेंगे, अपना ईमेल एड्रेस लिखेंगे और मोबाइल नंबर लिखेंगे। ओके सर। इसके बाद है एनक्लोजर रेफरेंस। और अगला कंपोनेंट हमारा एनक्लोजर का है। एनक्लोजर हम पढ़ चुके कि कोशिश करेंगे कि हम एनक्लोजर में कोई ना कोई चीज ऐड कर दें लाजिम तौर पे। जैसे इस लेटर में मैंने ये लेटर आप लोगों के साथ शेयर कर दिया ग्रुप में। जिन लोगों ने लेटर नहीं लिखा वो डाउनलोड कर लीजिए, जिन लोगों ने लिखा वो भी इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। एनक्लोजर में जैसे मैंने लिखा फोटोज ऑफ ब्रोकन सिग्नल्स। ठीक है, जो जहाँ पे सिग्नल ब्रेक थे उनकी मैंने तस्वीरें खींच के साथ लगा दी है लेटर के। लिस्ट ऑफ अ फ्यू ब्रोकन सिग्नल्स के किस किस स्क्वायर में किस किस जगह पे सिग्नल ब्रोकन थे उसकी मैंने लिस्ट भी डेवलप करके साथ दी है। ठीक है, ताकि एग्जामिनर को पता रहे कि इसे एनक्लोजर का पता है। लेटर मैंने इस ग्रुप में शेयर कर दिया, आप लोग इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। जिसको कोई एरर ठीक करना अपना एरर ठीक कर लीजिए। जिन लोगों ने नहीं लिखा उनको मेरी बड़ी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि आप लिखना शुरू कीजिए। लिखना शुरू करेंगे तो आप पेपर के दिन लिख पाएंगे। 30-35 नंबर का पेपर, 40 नंबर का पेपर भी हो सकता है जो रिटन कम्युनिकेशन से आए। अगर आप आज हेजिटेंट हैं, हिचकिचाहट महसूस करते हैं लेटर वगैरह लिखने में, तो पेपर के दिन कैसे लिख पाएंगे। और इसे लिखे बिना पेपर पास नहीं होगा, भले बुक आप सारी भी हिफ्ज कर लें तो चांसेस तकरीबन कम होते हैं कि आप राइटिंग रिटन कम्युनिकेशन के बिना पेपर पास कर लें।
और ये बुक सारी बुक याद करने से कंपैरेटिवली आसान है रिटन कम्युनिकेशन। मैं इसका नेक्स्ट जो है असाइनमेंट के लिए आपको लेटर दे दूँ, लिख दूंगा, मैसेज कर दूंगा, आप कोशिश कीजिएगा सुबह इसको कर लें। Let's start our discussion from the book. I believe this was page number 44, probably page number 44. (43) तक तो हो चुका मेरा ख्याल है। 43 तक हम पढ़ चुके हैं। This is page number 44. 43 हो चुका है ना? चलिए, इसके बाद आप पेज नंबर 44 है हमारा, इसमें लास्ट पैराग्राफ देयर इज अ टेबल, इसका क्वेश्चन लिख लीजिए। factors to be considered in selection of media and channel. क्वेश्चन मैं दोबारा बोलूंगा, फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड इन सिलेक्शन ऑफ मीडिया एंड चैनल। यानी हमने कोई मैसेज कम्युनिकेट करना है तो हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शंस होती हैं मीडिया की कि किस मीडिया से किस चैनल से भेजें। जैसे हम एसएमएस कर सकते हैं, जैसे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप भेज सकते हैं, आप फिजिकली मैसेज फेस टू फेस कन्वर्सेशन में डिलीवर कर सकते हैं, लेटर लिख के भेज सकते हैं, कोरियर कर सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं। सो देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस इन दिस रिगार्ड कि आप मैसेज किस मीडिया या चैनल के थ्रू भेजें। तो फिर जब आपने किसी मैसेज को भेजना है तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है मीडिया या चैनल की। कौन सा मीडिया या चैनल आपको सिलेक्ट करना चाहिए, इसका फैसला कुछ बातें करेंगी, कुछ फैक्टर्स करेंगे। वो फैक्टर्स हम यहाँ पढ़ेंगे, यानी कौन से फैक्टर्स हैं, कौन सी बातें हैं जो ये फैसला करेंगी कि आपने राइट मीडिया सिलेक्ट कर लिया या राइट मीडिया आपको सिलेक्ट कैसे करना चाहिए। मीडियम और चैनल तो हम डिटेल में पढ़ चुके चैप्टर 1 में। मीडियम और चैनल क्या होते हैं कि जिस जरिए से जिस जरिए से मैसेज भेजा जाए उसे हम मीडियम कहते हैं। तो यहाँ पे वो 4-5 बातें हैं, छह बातें हैं, 6 फैक्टर्स हैं जो हमें ये फैसला करने में हेल्प करते हैं कि हमें कौन सा मीडियम सेलेक्ट करना चाहिए। फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड इन सिलेक्शन ऑफ मीडिया एंड चैनल। मीडिया और चैनल सेलेक्ट करने में किन बातों को मद्देनजर रखना चाहिए। सबसे पहले कहता है टाइम, यानी अर्जेंसी एंड टाइम अवेलेबल टू प्रिपेयर एंड ट्रांसमिट। दो चीजें हैं, एक तो ये कि आपके पास टाइम कितना अवेलेबल है। अगर आपके पास शॉर्ट टाइम है, जल्दी से मैसेज डिलीवर करना है, या आपके पास लिखने का टाइम कम है, तो फिर आप उस तरह का चैनल ड्रॉप आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर अर्जेंसी मैटर करती है, जैसे हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके कि अगर हमें फायर इंसिडेंट्स का इतला देना हो तो कोई बंदा जाके पर्सनली तो इतला इंफॉर्मेशन पास ऑन करके नहीं आएगा, बल्कि उसके लिए आपको फोन कॉल करना पड़ेगा। जैन इज आस्किंग फॉर द प्रेयर टाइम। अभी 5-7 मिनट प्लीज आप वेट कर लीजिए ताकि तमाम एरियाज में अजान हो जाए। मुख्तलिफ शहरों में अजान के मुख्तलिफ औकात हैं मगरिब के अजान के। तो फिर अगर हम नमाज, मेरे शहर में तो अजान का टाइम हो चुका, बट अगर हम नमाज अदा करेंगे तो कोई और स्किप कर जाएगा। 10 मिनट वेट करेंगे। वैसे मगरिब की नमाज का टाइम जो है वो कोई 1 घंटा तक तो होता है। सो वेट करने में कोई नुकसान होपफुली नहीं होगा। तो 10-15 मिनट में हम नमाज अदा करेंगे। जैन यू प्लीज। अच्छा जी, तो हम डिस्कस कर रहे थे अर्जेंसी। देखिए जैसे कि फायर इंसिडेंट हो खुदा ना खास्ता, तो
हम उसके लिए जाके तो इतला नहीं देने जाएंगे ना कि 10-15 मिनट जाने में लग जाएंगे। रादर वी शुड गो फॉर अ फोन कॉल, फोन कॉल कर देंगे, एसएमएस भी नहीं करेंगे हम। और हम ईमेल भी नहीं भेजेंगे। ईमेल तो 3 दिन नहीं पड़ेंगे, फायर फायर टेंडर वाले, फायर ब्रिगेड वाले 3 दिन ईमेल नहीं पड़ेंगे। तो जब तक तो काम हो तमाम हो चुका होगा। तो अर्जेंसी जो है ये भी फैसला करती है कि आपको कौन सा मीडियम चूज करना चाहिए। फिर इसके बाद कॉम्प्लेक्सिटी, कि आपका मैसेज कितना कॉम्प्लेक्स है, वो भी मीडिया और चैनल सेलेक्ट करने में हेल्प करता है। जैसे देखिए, आप मैच देख रहे हैं, T20 मैच देख रहे हैं, और सेकेंड इनिंग चल रही है। सेकेंड इनिंग के 10 ओवर हो चुके, 20 इनिंग ओवर पहले ओवर इनिंग के हो चुके, 10 ओवर सेकेंड इनिंग के हो चुके, 20 ओवर में पहले इनिंग के और 10 ओवर सेकेंड इनिंग के, 30 ओवर में कितने रन बन चुके होंगे, कितने खिलाड़ी आउट हो चुके होंगे, क्या स्ट्राइक रेट बन चुका होगा। अगर इसको हम लिख के बताने लग जाएं तो फिर 30 ओवर की जो बातें लिखने में आपके 8-10 पेज भर जाएंगे कि पहले ओवर में जो है वो पहली बॉल पे इतने रन बने, दूसरी बॉल पे इतने बने, तीसरी बॉल पे जो है वो चौका लग गया, चौथी बॉल डॉट हो गई, पांचवी बॉल पे ऐसा हुआ, छठी बॉल पे आउट हो गया, एक ओवर के इख्तिताम पे 10 रन और 1 विकेट हो गई। फिर दूसरा ओवर, फिर तीसरा ओवर, फिर पहली इनिंग पूरी, फिर दूसरी इनिंग, फिर पहली और दूसरी इनिंग का कंपैरिजन, रन रेट का कंपैरिजन। ये इतनी ज्यादा कंप्लीट कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन होती है और इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है, इसको लिख के बताएंगे यानी लिखने का मीडियम चूज करेंगे तो वो ठीक नहीं रहेगा। बोल के भी बताएंगे तो उसको एक तो टाइम भी लगेगा 30 ओवर की समरी आपको बताने में, दूसरा कोई समझ भी नहीं आ रही होगी, आप कंपैरिजन करने की पोजीशन में भी नहीं होंगे, आप उसको अंडरस्टैंड भी नहीं कर सकेंगे। अगली बात आपको बता रहे होंगे तो पिछली आप भूल चुके होंगे। तो इसके लिए जो प्रॉपर मीडियम है वो आप देखेंगे कि आपको ग्राफ वक्तन फवक्तन टीवी पे दिखा देते हैं चैनल वाले, जो बता रहा होता है कि 20 ओवर में पहली टीम ने इतने रन किए, इतने खिलाड़ी आउट हुए, ये उनका रन रेट था, और पहले ओवर में क्या रन रेट था, दूसरे में क्या था, उसका पूरा प्रोग्रेशन बता देती हैं। और सेकंड टीम का भी ग्राफ साथ में किसी डिफरेंट कलर में आ रहा होता है। तो ये कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन जो है उसके लिए फिर वो मीडियम चूज कर लिया उन्होंने ग्राफ का। इसका मतलब कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो मीडियम सेलेक्ट करने में मुआविन होती है। अगर कभी आपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया हो तो हम किसी को व्हाट्सएप मैसेज करते हैं, मैसेज के जवाब में दूसरा बंदा हमसे कोई बात पूछता है, फिर हम मैसेज करते हैं उसको, बात समझाने एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, फिर कुछ बात समझ आई दोस्त ने और क्वेश्चन पूछ लिया, फिर हमें समझ आता है कि शायद लिख के बात उसको समझ नहीं आ रही है, मैं समझा नहीं पा रहा। फिर हम क्या करते हैं कि उसको ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करके भेज देते हैं। तो कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन अगर करनी हो, कॉम्प्लेक्स मैसेज भेजना हो, तो रिटर्न कम्युनिकेशन की बजाय हम ऑडियो मैसेज भेजते हैं, जो क्विकली भी भेजा जाएगा और समझ भी आ जाएगी। तो इसका मतलब कॉम्प्लेक्सिटी तो मैटर करती है सिलेक्शन, आप इसकी मीडियम की सिलेक्शन में, कि आपने रिटर्न की बजाय जो है वो ऑरल मैसेज भेज भेज दिया, बिकॉज आपका मैसेज, आपका कम्युनिकेशन कॉम्प्लेक्स था। तीसरा जो है रिटर्न रिकॉर्ड। किसी जगह पे ऐसा होता है कि आपको रिटर्न एविडेंस रिकॉर्ड जो है वो रिक्वायर्ड होता है, उसकी जरूरत होती है, सबूत चाहिए होता है रिटर्न में। तो ऐसी सूरत में फिर हम लेटर लिखेंगे, ईमेल लिखेंगे, कोई नोटिस भेजेंगे। तो उसमें आप फेस टू फेस बात नहीं करेंगे, फेस टू फेस का कोई सबूत नहीं होता। ठीक है। तो फिर जहाँ पे कोई ऐसा केस हो जहाँ पे रिटर्न रिकॉर्ड चाहिए हो तो फिर हम उसको लिख के करते हैं। कंसिडर द नीड फॉर एन ऑडिट ट्रेल। ऑडिट ट्रेल एक टर्मिनोलॉजी है, इसका मतलब ये होता है कि जहाँ पे आपको कोई रिटर्न एविडेंस चाहिए होता है, कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस चाहिए होता है, उसे ऑडिट ट्रेल कहते हैं। कि ये काम हुआ, उसकी बुनियाद ये फैसला था, ये इंफॉर्मेशन थी, ये मैसेज था जो इस डॉक्यूमेंट पे सबूत की शक्ल में मौजूद। फिर सेंसिटिविटी, कोई मैसेज कितना सेंसिटिव है, हम इस बात को मद्देनजर रखते हुए ही अपना मीडियम सिलेक्ट करते हैं। जैसे आपने कुछ सेंसिटिव मामला किसी से डिस्कस करना हो, किसी को कम्युनिकेट करना हो, तो कभी भी उसे एसएमएस नहीं करेंगे, उस पर ईमेल भी नहीं लिखेंगे, लेटर तो बिल्कुल नहीं लिखेंगे, कोई भी पढ़ सकता है, फैक्स भी नहीं करेंगे आप उसको, शायद कॉल कर लें, शायद कॉल भी ना करें। हम कोशिश करते हैं कि सेंसिटिव इशू है तो उसे इन पर्सन डिस्कस किया जाए।
इन प्रेजेंस डिस्कस किया जाए, तो इसका मतलब सेंसिटिविटी तो फिर मैटर करती है। फिर इसके बाद कॉस्ट। जी बोलिए। सॉरी, सॉरी, योर वॉइस इज नॉट क्लियर प्लीज। सेंसिटिविटी में सर मैं बताया था, जैसे किसी को हमने डेथ की न्यूज़ देनी हो या इस तरह की कोई बैड न्यूज़ हो तो उसके लिए। नहीं, सेंसिटिविटी हम इसको नहीं कहते। सेंसिटिविटी हम कहते हैं कि कोई ऐसा ऐसा मैसेज, ऐसी इंफॉर्मेशन जो किसी एक बंदे को देनी है, ए को देनी है, और वो बी को पता चल जाए, तो उसके नतीजे में ए को नुकसान हो सकता है या सेंडर को नुकसान हो सकता है। ठीक है। मतलब सर इसको पर्सनल इंफॉर्मेशन भी कहते हैं। कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो है, पर्सनल इंफॉर्मेशन, जो आपका क्वेश्चन है वो भी किसी हद तक ठीक है, किसी हद तक, बट इसमें मेजर फोकस जो होता है वो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन पे है। ठीक है। इस तरह अगर जैसे आपने कहा कि किसी को डेथ का इंफॉर्मेशन शेयर करना, उसमें हम जो है वो एसएमएस भी नहीं लिखते, व्हाट्सएप भी नहीं लिखते, ईमेल भी नहीं करते, फिर हम फोन कॉल करते हैं। ठीक है। ताकि उसमें एक पर्सनल टच मिल जाए, और जिसको आप इंफॉर्मेशन वो शेयर कर रहे हैं उसे आप जो है वो ह्यूमन टच के साथ शेयर करेंगे। तो बाकी जो कॉन्फिडेंशियलिटी है, जिसमें इंफॉर्मेशन ए की बजाय बी को मिल जाए, जिससे ए को या सी को या डी को किसी को नुकसान हो सकता है, तो उस सूरत में भी उसे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कहते हैं, और कोशिश की जाती है कि ऐसी इंफॉर्मेशन को इन पर्सन डिस्कस किया जाए, फेस टू फेस में। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कॉस्ट का, कि आप इंफॉर्मेशन जो है वो डिलीवर करते हुए इस बात को मद्देनजर रखते हैं कि उस इंफॉर्मेशन को डिलीवर करने की कॉस्ट क्या है। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी इंफॉर्मेशन आप पास करें तो उसकी कॉस्ट भी होती है और उसका बेनिफिट भी होता है। कॉस्ट क्या होती है? जैसे आप कोरियर करेंगे तो कोरियर की कॉस्ट होगी 200-300 रुपए, एक पेपर की कॉस्ट होगी जिसके ऊपर लिखेंगे, एक पेन की कॉस्ट होगी, इंक की कॉस्ट होगी जिसके जरिए लिखेंगे, एक बंदे की कॉस्ट होगी जो उसको लिखेगा, एक उसकी सैलरी, उस टाइम की सैलरी, उस दौरानिए की सैलरी जिस दौरानिए में बैठ के उसने वो लेटर लिखा, वो भी उस मैसेज के लिए कॉस्ट हुई। फिर वो लेटर कोई बंदा कोरियर करने कोरियर कंपनी के ऑफिस गया, तो वो जो बंदा ऑफिस गया कोरियर कंपनी के, जो उसको आधा घंटा 1 घंटा लगा, तो उसकी उस आधे घंटे 1 घंटे की सैलरी, ये सारी की सारे जो है ये उस मैसेज की कॉस्ट कहलाएंगी। तो हर कम्युनिकेशन की कॉस्ट होती है। वो कहता है कि आप मीडिया सेलेक्ट करते हुए उसकी कॉस्ट का भी ख्याल कर रही हैं, कि उसकी कॉस्ट ज्यादा ना आ रही हो। फिर इंटरेक्शन के, इज देयर अ नीड फॉर इंस्टेंट फीडबैक एंड स्पॉन्टेनिटी, यानी कुछ मैसेज ऐसे हमने कन्वे करने होते हैं जो सिर्फ मैसेज नहीं होते, बल्कि उनमें थोड़ी बहुत डिस्कशन भी रिक्वायर्ड होती है। यानी आप मैसेज देंगे तो जो रिसीवर होगा उसका जेन में क्वेश्चन होगा, उसने फिर आपके क्वेश्चन का आंसर देना, उसके बाद आपने अगली बात करनी है, फिर उसने आपका आंसर देना, उसके बाद आपने अगली बात करनी है। तो एक सीक्वेंस ऑफ कम्युनिकेशन, एक चेन ऑफ कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड होता है। तो उस सूरत में फिर हम क्या करते हैं, पर्सनली फेस टू फेस कम्युनिकेट करते हैं, या फोन कॉल करेंगे, या बाय द मिनिमम आप ऑडियो मैसेज डिलीवर करेंगे। तो इसका मतलब कि जहाँ पे इंटरेक्शन रिक्वायर्ड है वहाँ हम मीडिया मीडिया डिफरेंट सेलेक्ट करते हैं, और इंटरेक्शन की रिक्वायरमेंट जो है ये मीडिया की सिलेक्शन का एक क्राइटेरिया है, एक फैक्टर है, उसमें डिस्कस उस डिसीजन में ये रोल प्ले करता है। ये क्वेश्चन पेपर में 3 से 5 नंबर का आ सकता है। इसी तरह एक पॉइंट लिखेंगे और उसके आगे 1 से 2 लाइन की एक्सप्लेनेशन अपने अल्फाज में लिखेंगे। We will take a break for the prayer, 10 minutes break। 8-10 मिनट बाद इंशाल्लाह
जी स्टूडेंट्स, मी बैक। इसमें कोई क्वेश्चन किसी का? So I believe no question. Let's move to page number 45. Page number 45. यहाँ पे उसने oral और face to face communication की कुछ examples दे रखी हैं। सबसे पहले उसने लिखा listening skills। listening skills हम इस पे पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, प्रॉबेबली चैप्टर नंबर 4 या 5 है, तो वहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद उसने ऑरल या फेस टू फेस कम्युनिकेशन की कुछ एग्जांपल्स दे रखी हैं, जैसे मीटिंग्स, कमिटीज एंड सो ऑन। जैसे मीटिंग्स, तो अगर आप देख सकें पेज 45 में मिडल का पेज है मीटिंग्स। मीटिंग्स रेंज बिटवीन द फॉर्मल इन board meetings and annual general meetings with shareholders to much more informal team meetings, problem solving and brainstorming meetings। कहता है कि मीटिंग्स जो है ना, उसकी बहुत सारी कैटेगरीज हो सकती हैं फॉर्मल मीटिंग्स की। जैसे बोर्ड मीटिंग भी मीटिंग हो सकती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, शेयर होल्डर्स की मीटिंग भी हो सकती है, ये ज़रा ज़्यादा फॉर्मल मीटिंग्स हैं। एनुअल जनरल मीटिंग्स हो सकती है। कुछ इनफॉर्मल मीटिंग्स भी होती हैं, टीम की मीटिंग्स के जैसे सुबह जाके हेड ऑफ डिपार्टमेंट मीटिंग करे अपनी टीम के साथ कि आज हमारे आज के ये टास्क हैं। तो किसी किसी ग्रुप के मेंबर्स की भी आपस में मीटिंग हो सकती है, ठीक है ना। तो टीम मीटिंग्स भी हो सकती हैं। फिर इसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग मीटिंग होती हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग मीटिंग। यानी ब्रेन स्टॉर्मिंग मतलब कि किसी चीज़ का कोई आपने कोई क्रिएटिविटी करनी है, कोई आइडिया जनरेट करना है, इस तरह की मीटिंग भी हो सकती है। Delegates needs to be conscious of adopting the appropriate style and tone depending upon the meeting type of meeting। Delegates मतलब जो उसके शुरका हैं, उनके लिए कहता है लाजमी है कि वो मीटिंग देखने के किस टाइप की है। यानी टीमी मीटिंग जितनी फॉर्मल है, उतना आपको जो है ना उस हिसाब से अपना स्टाइल और टोन अपनी अडॉप्ट करनी है। और ऐसा ही होता है, प्रैक्टिकली ऐसे ही करते हैं। जहाँ पे इनफॉर्मल मीटिंग होती है हमारी, जैसे फैमिली मेम्बर्स की मीटिंग, कजन्स की मीटिंग, ग्रुप्स में दोस्तों की मीटिंग, तो वो इनफॉर्मल मीटिंग्स होती हैं। वहाँ पे हमारी जो लबो लहजा होता है, टोन स्टाइल होता है, वो हमारा इनफॉर्मल सा होता है, कैजुअल सा होता है। और जो ऑफिस में मीटिंग्स होती हैं आम कोलीग्स के साथ, उसमें थोड़ी सी फॉर्मेलिटी का लिहाज करती हैं। जो किसी फॉर आपके ऑफिस में मीटिंग होगी किसी कस्टमर के साथ, किसी सप्लायर के साथ, वो और ज़्यादा फॉर्मल होगी, उसमें आपका टोन और स्टाइल जो है वो और फॉर्मल हो जाएगा। वो कहता है कि जो मीटिंग के शुरका हो, उन्हें इस बात की समझ होनी चाहिए कि मीटिंग की फॉर्मेलिटी कितनी है। जो फॉर्मल मीटिंग है, आपका जो उसमें लबो लहजा, टोन और स्टाइल जो है वो उस हिसाब से होना चाहिए। Many organizations also employ committees with specific responsibilities such as new productivity. Zan is asking for the page number. This is page number 45, exactly middle of the page. We are discussing meetings. Many organizations also employ committees with specific responsibilities such as new product committee, remuneration committee, executive committee। ये उसमें सिर्फ एग्जांपल दी हैं कि कुछ कमेटीज भी इदारों में बना दी जाती हैं, उन कमेटीज की भी मीटिंग होती है। जैसे न्यू प्रोडक्ट कमेटी, ऐसी कमेटी जिसका जिसका काम है कि कोई ना कोई नई प्रोडक्ट डेवलप करें, किसी नई प्रोडक्ट पे काम करें, उसे न्यू प्रोडक्ट कमेटी कहते हैं और उसकी मीटिंग्स हो सकती हैं। रेमुनरेशन कमेटी यानी कोई ऐसी कमेटी जो लोगों की सैलरीज पे काम पे वर्कआउट करे कि किसकी सैलरी कितनी होनी चाहिए, कितनी इंक्रीमेंट्स होनी चाहिए, वगैरह वगैरह, उसे रेमुनरेशन कमेटी कहते हैं। फिर इसी तरह एग्जीक्यूटिव कमेटी,
यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और ट्रस्टीज, इन लोगों की कमेटी जो है एग्जीक्यूटिव कमेटी कहलाती है, तो उनकी मीटिंग्स भी कंडक्ट की जा सकती है। तो मीटिंग से कभी क्वेश्चन उसने पूछा नहीं है। हमने फिर भी डिस्कस कर लिया कि जब दो या दो से ज़्यादा लोग किसी किसी चीज़ पर डिस्कशन करने के लिए इकट्ठे होते हैं, उसे मीटिंग कहा जाता है। जब दो या दो से ज़्यादा लोग किसी चीज़ पे किसी एक एजेंडा पे, किसी एक बात पे, किसी एक इशू पे डिस्कशन के लिए इकट्ठे होते हैं, उसे मीटिंग कहा जाता है। मीटिंग फॉर्मल भी हो सकती हैं, इनफॉर्मल भी हो सकती हैं। फॉर्मल की एग्जांपल भी हमने पढ़ ली, इनफॉर्मल की एग्जांपल भी पढ़ ली। और कहता है कि मीटिंग में आपका टोन और स्टाइल कैसा होना चाहिए, इस बात का इन्हिसार होगा कि मीटिंग कितनी फॉर्मल है। इसमें किसी का क्वेश्चन कंफ्यूजन है तो पूछिए, अदरवाइज आगे चलेंगे। एनीवन हैविंग क्वेश्चन? सर ये पेपर में किस तरह पूछा जा सकता है और कितना लिखेंगे? पेपर में ना मीटिंग की बस डेफिनेशन ही पूछ रहे थे, 2 नंबर की, आज तक कभी पूछा नहीं है, ठीक है। तो 2 नंबर की डेफिनेशन पूछता कि मीटिंग क्या हो सकती है और मीटिंग की कुछ एग्जांपल्स दे दें, बस। मीटिंग क्या होती है? जब दो या दो से ज़्यादा लोग किसी एक इशू को डिस्कस करने के लिए इकट्ठे हों, तो उसे हम मीटिंग कहते हैं। मीटिंग फॉर्मल हो सकती हैं, इनफॉर्मल हो सकती हैं। फॉर्मल और इनफॉर्मल की एग्जांपल्स इसने यहाँ पे लिख रखी हैं, वो एग्जांपल लिख देंगे बस। ओके, फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो है, डील करता है कमेटी से। इस पे 3 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है कि कमेटी क्या होती है। ये भी ओरल कम्युनिकेशन की एक एग्जांपल है। हम पढ़ रहे हैं ओरल कम्युनिकेशन की एग्जांपल। मीटिंग भी ओरल कम्युनिकेशन, यानी बोल के जो कम्युनिकेशन की जाए उसकी एग्जांपल, और कमेटी भी, ये कमेटी की मीटिंग्स भी ओरल कम्युनिकेशन की एग्जांपल है। Committees benefit from the consolidation of power and authority and the ability to share a responsibility for making decisions. कमेटी का फायदा क्या होता है? कहता है इसमें लोगों की को कुछ लोग इकट्ठे किए जाते हैं कमेटी में, कुछ लोग उसके मेंबर्स होते हैं कमेटी के। उन उनमें एबिलिटी होती है कि वो फैसला साजी करें। उनको पावर दे दी जाती है, अथॉरिटी दे दी जाती है किसी फैसले की। जैसे हमारे यहाँ एक लफ्ज़ पंचायत बोला जाता है, उसको आप अगर कमेटी कन्वर्ट करें इंग्लिश में, उसकी ट्रांसलेशन नहीं कह रहा, उसका रोल कह रहा हूँ, तो वो कमेटी का रोल होता है। जैसे पंचायत की अथॉरिटी होती है कि वो किसी इशू पे फैसला कर देंगे, वो 3 4 2 5 लोग जितने भी हों, वो फैसला कर देंगे। उनके पास पावर होती है, अथॉरिटी होती है, वो फैसला करेंगे, वो बाइंडिंग होकर सब पे माना जाएगा। तो इसी तरह कमेटी है। कमेटी benefit from the consolidation of power and authority and the ability to share responsibility for decision making. But brainstorming should be more effective, particularly when the committee bring together different abilities and skills. तो कहता है जब मुख्तलिफ एबिलिटीज और स्किल्स के लोग कमेटी में इकट्ठे हो जाएं, तो फिर कमेटी का ज़्यादा फायदा होता है। जैसे कोई फाइनेंस का बंदा और आईटी का बंदा हो जाए, है ना, तो फिर उसमें कमेटी में नॉलेज और तरह का हो जाएगा। कोई टेक्निकल बंदा उसमें शामिल हो जाए, कोई सेल्स का बंदा शामिल हो जाए, तो कमेटी का कहता है ये फायदा है। या ज्यादा फायदा जब होता है जब उसमें डिफरेंट एबिलिटीज के लोगों को उस कमेटी का मेंबर बनाया जाता है। केयर मस्ट बी टेकन टू इंश्योर द बेनिफिट्स आउटवे पोटेंशियल डिसएडवांटेजेस। कहता है कि कमेटी को कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं और उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। बेनिफिट क्या है कि उसमें कंसोलिडेशन ऑफ पावर एंड अथॉरिटी है, और ये कमेटी जो है फिर इसकी वही जिम्मेदारी होती है डिसीजन मेकिंग, फैसला साजी करने की। ये कमेटी का फायदा है। कुछ कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। जैसे किसी को पावर दी जाए तो वो पावर को मिस यूज भी कर सकता है। जैसे जब आप कमेटी कहीं पे किसी इशू के फैसले के लिए कमेटी नॉमिनेट कर देते हैं, तो कमेटी नॉमिनेट करके उस पे उसकी फाइंडिंग मालूम करना और उस पर डिसीजन लेना, ये एक ज़रा टाइम टेकिंग जॉब होती है, तो इसमें टाइम ज़्यादा लग सकता है। एक बंदा उस पर फैसला करे तो शायद ज़रा क्विकली कर ले, जल्दी कर ले, तो ये टाइम कंज्यूमिंग भी जॉब हो सकती है। ये भी इसका एक डिसएडवांटेज हो सकता है, यानी डिले हो सकता है इसकी बुनियाद पे। फिर कमेटी की जो जो हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बात करें,
तो कमेटीज के रन करने की कॉस्ट भी होती है। जैसे अगर कमेटी के मेंबर्स एम्प्लॉयज हैं इदारे के, तो वो जितना टाइम कमेटी की मीटिंग्स अटेंड करेंगे, उतने टाइम की जो सैलरी होगी वो उस कमेटी को रन करने को, कमेटी के अफेयर्स को रन करने की कॉस्ट होगी। कमेटी की मीटिंग में जो चाय पानी पिया जाएगा तो उसकी भी कॉस्ट होगी। तो कमेटीज को रन करने का जहां फायदा है वहां उसकी कुछ कॉस्ट भी है, डिसएडवांटेजेस भी है। तो यहाँ वो यही बात कह रहा है, केयर मस्ट बी टेकन, कमेटी बनाते हुए इस बात का लिहाज कर लीजिए क्या, कि बेनिफिट्स आउटवे पोटेंशियल डिसएडवांटेजेस, कि कमेटी बनाने से जो फायदा हासिल होना है वो आउटवे कर दे, यानी ज्यादा हो उसका वजन, उसका उसकी अहमियत ज्यादा हो फायदे की, किससे, पोटेंशियल डिसएडवांटेज। पोटेंशियल मतलब होता है मुतवक्के, एक्सपेक्टेड के मायने में, डिसएडवांटेज यानी उस कमेटी के बनने से जो डिसएडवांटेज हो सकते हैं, होंगे नहीं बल्कि हो सकते हैं, पोटेंशियल का वर्ड कहता है हो सकते हैं, उन डिसएडवांटेज से बेनिफिट ज्यादा होना चाहिए। अब वो डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं, सच एज टाइम एंड एक्सपेंस ऑफ अर्निंग देम, द परसीव्ड डिलेस, परसीव्ड मतलब जो ख्याल किया जाएगा कि इससे डिले भी हो सकता है, दैट मे एग्जिस्ट फ्रॉम हैविंग कंसेंसस ग्रुप डिस्कशन डिसीजंस, यानी अगर कमेटी के मेंबर्स कहीं पे डिसीजन करना चाह रहे हैं और उनको कंसेंसस डिसीजन नहीं हो रहा, यानी एक नुक्ते पे इत्तेफाक राय नहीं हो रहा, कुछ लोग किसी और नुक्ते पे पहुंच रहे हैं, कुछ लोग किसी और नुक्ते पे पहुंच रहे हैं, अब फैसला तो कमेटी ने करना है, तो फिर क्या है कि उनको आपस में एक नुक्ते पे आने के लिए फिर टाइम चाहिए होगा, बहस दरकार होगी, तो इसके नतीजे में डिले हो सकता है। वही कह रहा है, द परसीव डिले दैट में एग्जिस्ट फ्रॉम हैविंग कंसेंसस ग्रुप डिसीजन, यानी इत्तेफाक राय के फैसले के लिए, रादर देन इमीडिएट डिसीजन मेड बाय वन पर्सन। तो कहता है अगर एक बंदा डिसीजन करे, फौरी डिसीजन करेगा, उसके मुकाबले में कमेटी जब फैसला करेगी तो उसमें डिले हो सकता है, क्योंकि कमेटी के मेंबर्स को किसी एक नुक्ते पे इत्तेफाक करना होता है। प्लस द पोटेंशियल अब्यूज ऑफ पावर दैट कैन अराइज, आप कमेटी का क्या होता है कि आप कमेटी को पावर असाइन कर देते हैं फैसले की, तो जो फैसला वो करते हैं वो सब पे मानना लाजिम होता है। तो कमेटी जो अपने कमेटी के पास ये पावर होती है फैसला करने की, तो फिर कमेटी के मेंबर्स अगर ठीक परफॉर्म ना करें तो वो इस पावर को अब्यूज कर सकते हैं, इसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी के हक में और किसी के खिलाफ फैसला कर सकते हैं। तो ये कह रहा है कि कमेटी का ये एक डिसएडवांटेज हो सकता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पेज पे देखिए, पेज नंबर 46, सक्सेसफुल कमिटीज टिपिकल डेमोन्स्ट्रेट द फॉलोइंग क्वालिटीज। यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है क्वालिटीज ऑफ अ सक्सेसफुल कमेटी, क्वालिटीज ऑफ अ सक्सेसफुल कमेटी। तो क्वेश्चन हो सकता है क्वालिटीज ऑफ अ सक्सेसफुल कमेटी, सक्सेसफुल कमेटी की में क्या क्वालिटीज, क्या खसूसियात होना चाहिए। सबसे पहले कहता है बेनिफिट्स आउटवे द कॉस्ट, सक्सेसफुल कमेटी में जो कमेटी के की मीटिंग्स हैं, कमेटी जो फैसला करेगी उसका बेनिफिट उसमें आने वाली कॉस्ट, उसमें आने वाले अखराजात से ज्यादा होना चाहिए, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। फिर कहता है मेंबर्स कलेक्टिवली हैव द अप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस एंड स्किल्स, जो कमेटी के मेंबर्स होंगे उनका अप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस होना चाहिए। अप्रोप्रिएट मतलब मुनासिब, मुनासिब मतलब कि जिस इशू को डिस्कस करने जा रहे हैं उस इशू से मुतल्लिक उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर कमेटी ने कोई टेक्निकल इशू डिस्कस करना है तो उसमें कोई ना कोई आईटी का बंदा, टेक्निकल बंदा उसमें कमेटी का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस उसका होगा। कमेटी ने अगर कोई सेल्स से मुतल्लिक डिसीजन करना है, मिसाल के तौर पे हम चाह रहे हैं, हमारा एक बिजनेस है और हम चाह रहे हैं कि हम अपने मिडल ईस्ट में अपने ऑपरेशन स्टार्ट करें, मिडल ईस्ट में अपनी सेल्स स्टार्ट करें, तो इसके लिए हम एक कमेटी बना देते हैं। अब इस कमेटी में किन लोगों को होना चाहिए, जो उन लोगों को जो बिजनेस मैनेजमेंट को समझते हैं,
उन लोगों को जिनको गल्फ का एक्सपीरियंस है, जहाँ पे बिजनेस करना चाह रहे हैं, सेल्स के लोगों को होना चाहिए, फाइनेंस के लोगों को होना चाहिए, ताकि वो वहाँ की प्रॉफिटेबिलिटी स्टडी कर सकें। तो ये सारे अप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस और स्किल के लोग होंगे, रेलेवेंट लोग होंगे। तो अप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस एंड स्किल्स का मतलब जो मुनासिब हो एक्सपीरियंस और स्किल्स के लिए। मेंबर्स कोलेक्टिवली, इकट्ठे करके, इंडिविजुअली नहीं, हैव द अप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस एंड स्किल्स। चेयरमैन इज एन इफेक्टिव लीडर। हर कमेटी का एक चेयरमैन होता है, होना चाहिए, जिसका डिसीजन, जिसका फैसला बाइंडिंग होता है। फैसला इन टर्म्स ऑफ रनिंग द अफेयर ऑफ द कमेटी, के कमेटी के अफेयर्स कैसे रन करने हैं, वो फैसला चेयरमैन ने करना होता है। तो वो कहते हैं उसको इफेक्टिव लीडर होना चाहिए। द कमेटी हैज वेल डिफाइंड एरियाज ऑफ अथॉरिटी। अब जो कमेटी है उसका एरिया ऑफ अथॉरिटी जो है, यानी उसकी क्या अथॉरिटी है, ये वेल डिफाइन होनी चाहिए। बता देना चाहिए आपकी ये अथॉरिटी है। टाइम स्केल, उनके काम करने का टाइम स्केल उनको दे दिया जाता है कि आपने ये काम कब तक खत्म करना है। एंड स्कोप, और स्कोप मतलब उनका उस कमेटी का दायरा कार, कि वो कमेटी का दायरा कार क्या होगा, किस एरिया में उसे जो अपना काम करना है, अपनी मीटिंग्स करनी है, या अपनी कोई इन्वेस्टिगेशन करनी है, या फैसला साजी करनी है, उसका एक स्कोप होगा, दायरा कार होगा, विच इज स्पेसिफाइड इन राइटिंग। ये तीनों चीजें लिख के बताई जाएंगी। कौन सी तीनों चीजें? कमेटी की अथॉरिटी, कमेटी का टाइम स्केल, और कमेटी का स्कोप, ये तीनों रिटर्न में मौजूद होनी चाहिए, डिफाइन हो और रिटर्न में मौजूद। अप्रोप्रिएट साइज, मुनासिब साइज होना चाहिए। मुनासिब मतलब नॉट टू लार्ज, नॉट टू स्मॉल। फिर कहते हैं मिनट्स आर टेकन एंड सर्कुलेटेड प्रॉम्प्टली। ये मिनट जो है, ये टाइम वाला मिनट नहीं है। इस मिनट का मतलब होता है कि किसी भी कमेटी, किसी भी मीटिंग का जो रिकॉर्ड लिखा जाता है, इसको हम आगे इन डिटेल पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 में, मिनट्स ऑफ मीटिंग को। आप अभी यूं समझ लीजिए कि जो भी मीटिंग होगी, जो कमेटी की मीटिंग होगी, उसकी कार्रवाई को लिखा जाएगा, उसे मिनट्स कहते हैं। तो कहता है कि मीटिंग की कार्रवाई का जो रिकॉर्ड है, आर टेकन, उसे लिखा जाएगा, एंड सर्कुलेटेड, और उसे तकसीम किया जाएगा, प्रॉम्प्टली, फौरन। किसको तकसीम किया जाएगा? जो मीटिंग के शुरका है, उन्हीं को तकसीम किए जाते हैं मिनट्स ऑफ मीटिंग या उसका रिकॉर्ड, और उसे प्रॉम्प्टली, फौरन शेयर किया जाएगा। तो 2-3 मिनट में आप इसको देख लीजिए, अगर क्वेश्चन हुआ तो फिर डिस्कस करेंगे। सो 2-3 minutes प्लीज।
जी स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चन फ्रॉम द कमिटी? सो आई बिलीव नो क्वेश्चन। हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन या एग्जांपल्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। मीटिंग ओरल कम्युनिकेशन की एग्जांपल है, कमेटी जो है वो ओरल कम्युनिकेशन की एक एग्जांपल है। फिर इसके बाद टीम ब्रीफिंग्स, पेज 46 पे अगर आप देखें सेकंड पैराग्राफ, दिस इज टीम ब्रीफिंग्स। तो टीम ब्रीफिंग का मतलब कि आपकी कोई टीम हो और आप उसे को ब्रीफ करें। जैसे आप देखेंगे किसी मैच से पहले कैप्टन अपनी पूरी टीम को इकट्ठी करके एक जगह पे ब्रीफ कर रहा होता है कि वो हमें क्या करना है, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। तो वो टीम ब्रीफिंग होती है और ये ओरल कम्युनिकेशन की एक एग्जांपल है। तो टीम ब्रीफिंग ओरल कम्युनिकेशन की एग्जांपल है। हम ओरल कम्युनिकेशन के एग्जांपल पढ़ रहे हैं। ओरल कम्युनिकेशन के एग्जांपल में टीम ब्रीफिंग का मतलब, टीम ब्रीफिंग्स आर कॉमन इन मॉडर्न वर्किंग एनवायरनमेंट एज एन एड टू इंक्रीजिंग कमिटमेंट। आज के दौर में कहता है कि जो टीम ब्रीफिंग्स हैं कारोबारी इदारों में उनकी बात कर रहे हैं, वो एक एड है, एक हेल्प है, मदद है। किस चीज के लिए? टू इंक्रीजिंग कमिटमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्क फोर्स। वर्क फोर्स मतलब लेबर, लोग, सबऑर्डिनेट, उनकी अंडरस्टैंडिंग और उनकी कमिटमेंट बढ़ाने के लिए। अंडरस्टैंडिंग मतलब कि काम के मुतालिक उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए टीम ब्रीफिंग जो है ये एक है, जरूरी एड है, मदद है। और कमिटमेंट बढ़ाने के लिए, कमिटमेंट मतलब उनका लगन, उनका, उनकी जो है इदारे से उनका, आप कह लें कि यानी हम इसको लगन के मायने में ले सकते हैं कमिटमेंट को, या काम करने का जो शौक है वो कह सकते हैं हम। वो बढ़ाने के लिए टीम ब्रीफिंग एक एड, मदद के तौर पे काम करती है। दे आर ऑल्सो यूज टू कम्युनिकेट मैनेजमेंट डिसीजंस। टीम ब्रीफिंग जो है मैनेजमेंट के फैसलों को कम्युनिकेट करने के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। यानी मैनेजमेंट ने कोई फैसला फैसला किया तो मैं अपनी टीम को बता दूंगा कि मैनेजमेंट ने ये फैसला किया, इस वजह से किया, इस कॉन्टेक्स्ट में किया। तो अगर कोई ऐसा फैसला हो जो नागवार हो, जैसे इस साल कम इंक्रीमेंट होंगे, एक नागवार फैसला है एम्प्लॉयज के लिए। ईद पे 4 के बजाय 3 छुट्टियां होंगी, ये एक नागवार फैसला है लोगों के लिए। तो इस तरह के फैसले मैनेजमेंट जो है वो कम्युनिकेट करती है अपने मिडल मैनेजमेंट को, और फिर मिडल मैनेजमेंट कम्युनिकेट करती है अपनी पूरी टीम को एक टीम ब्रीफिंग की शक्ल में। तो अगर ये फैसले जो हमने डिस्कस किए कि लो इंक्रीमेंट का फैसला या छुट्टियां कम करने का फैसला, ये फैसले अगर बता दिए जाएं थ्रू ईमेल या थ्रू बता दिए जाए थ्रू नोटिस ऑन द नोटिस बोर्ड, तो इतने उसमें नेगेटिविटी का चांस रहेगा, लोगों के उसको डिसलाइक करने का चांस रहेगा। लेकिन अगर उसे कोई टीम लीडर अपनी अपनी टीम को ब्रीफ कर दें साथ उसके रीजंस के और जस्टिफिकेशंस के, तो फिर जो है वो उनका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उन फैसलों का, ऐसे फैसलों का कम आता है। तो इसका मतलब टीम ब्रीफिंग जो है इस तरह के केसेस में हेल्पफुल होंगी, एड होंगी कि फैसलों को अच्छे से समझ सकते हैं एम्प्लॉयज बिकॉज ऑफ द टीम ब्रीफिंग। They are also used to communicate management decisions in the hope that this will reduce disruption and limit rumors. ये मैनेजमेंट के डिसीजन को भी हम टीम ब्रीफिंग के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। क्यों करते हैं? इस उम्मीद के साथ कि इससे लोगों में डिस्ट्रप्शन कम होगी, र्यूमर्स यानी अफवाहें कम होगी। विद कौन सी र्यूमर्स किस सिलसिले में? विद रिस्पेक्ट टू पॉलिसीज, प्लान, प्रोग्रेस एंड पर्सनल इश्यूज, इन मामलात में। Many teams will have a weekly team meeting. कई जगहों पे टीम्स की वीकली टीम मीटिंग होती है, जैसे सेल्स टीम में जो है अक्सर वीकली मीटिंग करती हैं। 1 मिनट में से पढ़ लीजिए, कोई क्वेश्चन हुआ तो फिर डिस्कस करेंगे। 1 मिनट और।
जी स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चन, कंफ्यूजन? नो क्वेश्चन। फिर इसके बाद है कॉन्फ्रेंसेस। Conferences are useful as a way for bringing together a large membership spread over the wide area, such as trade union, professional body or accountancy network. यानी कॉन्फ्रेंसेस क्या होती हैं कि जहाँ पे किसी एक खास कम्युनिटी के लोग इकट्ठे होते हैं किसी इशू को डिस्कस करने के लिए। जैसे वो कहता है कि कुछ ट्रेड यूनियन की कॉन्फ्रेंस, प्रोफेशनल बॉडी और अकाउंटेंसी नेटवर्क। जैसे आप फिफा के स्टूडेंट हैं, फिफा पास करने के बाद, क्वालिफाई करने के बाद फिफा के मेंबर बन जाएंगे, तो फिर आप जो है आपकी जो मीटिंग होगी किसी इशू पे, वो कॉन्फ्रेंस यानी आपकी किसी इशू पे कॉन्फ्रेंस हो सकती है। वो कह रहे कि are useful as a way of bringing together a large membership spread over a wide area, such as a trade union, professional body or accountancy network. फिर इसके बाद इंटरव्यूज हम पढ़ रहे थे, ऑरल कम्युनिकेशन की एग्जांपल्स। तो इंटरव्यू भी ऑरल यानी बोल के गुफ्तगू की एक एग्जांपल है। Interviews are another form of face-to-face business communication commonly employed for uses such as grievances and disciplinary interviews, staff appraisal meetings and recruitment and selection. हम तो अभी तक सिर्फ आगाह हैं एक ही तरह के इंटरव्यू से, यानी किसी को हायर करने के लिए, जॉब पे सिलेक्शन के लिए इंटरव्यू किया जाता है, उसे सिलेक्शन या रिक्रूटमेंट इंटरव्यू कहा जाता है। तो हम तो आगाह हैं सिर्फ इसी सिलेक्शन वाले इंटरव्यू से। इसके अलावा भी इदारों में इंटरव्यू किए जाते हैं, जैसे कोई डिसिप्लिनरी इंटरव्यू, यानी किसी ने कोई डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की, उसके खिलाफ शिकायत है डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की, तो उसे बुला के पूछा जाता है, जांचा जाता है कि इसने अगर खिलाफ वर्जी की तो क्या इसके पास कोई जस्टिफाइड रीजन है, उस खिलाफ वर्जी की कोई मुनासिब माकूल वजह है। तो ये जाना जाता है, जांचा जाता है, इसे डिसिप्लिनरी इंटरव्यू कहा जाता है। ग्रीवियंस इंटरव्यू यानी किसी एम्प्लॉई है इदारे का और उसे अपने इदारे से कोई गिला शिकवा है, ग्रीवियंस है, तो वो सही तरह से परफॉर्म नहीं कर रहा, तो फिर उसका ग्रीवियंस इंटरव्यू किया जाता है, जिसमें यह अंदाजा लगाने की कोशिश की जाती है कि ये बंदे की परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी हुआ करती थी, अब इसकी परफॉर्मेंस कम हो गई, तो ऐसा क्यों हो गया, इसको इदारे के साथ कौन सा ऐसा गिला शिकवा है जिससे इसकी परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ा, असर पड़ा। तो ग्रीवियंस इंटरव्यू में उसके गिले शिकवे जांच लिए जाते हैं और उन्हें दूर करने की कोशिश की जाती है, ताकि इदारे की परफॉर्मेंस बेहतर बनाई जा सके, उसे ग्रीवियंस इंटरव्यू कहते हैं। तो हम सिर्फ आगाह थे सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट के इंटरव्यू के, इसके अलावा भी इंटरव्यूज होते हैं, और ये सारे के सारे oral communication. Having discussed the most common forms of face-to-face business communication, above we can conclude that सर एक सवाल है। जी बोलिए। सर ये स्टाफ अप्रेजल इंटरव्यूज में कैसे आ सकता है? जैसे इसमें एक एग्जांपल दी हुई है स्टाफ अप्रेजल मीटिंग्स। सर इसके अंदर जैसे इंटरव्यूज में तो जैसे अपना मैसेज कन्वे करना है, सामने वाले का कोई पॉइंट है उसको सुनना है। अप्रेजल में तो ऐसा कुछ नहीं होता कि आप सामने वाले से ये पूछें कि आपकी क्या ख्वाहिश है, कि आपका कितना अप्रेजल होना चाहिए, इस तरीके का तो नहीं होती हैं चीजें। नहीं, देखिए अप्रेजल बेसिकली हम एनुअल अप्रेजल होते हैं, यानी एनुअली स्टाफ को प्रमोट किया जाए, उसकी सैलरी बढ़ाई जाए वगैरह वगैरह, उसके लिए उसकी परफॉर्मेंस को जांचा जाता है बेस्ड ऑन सर्टन क्राइटेरिया। कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो उसके लिए डेवलप किए जाते हैं, उनकी परफॉर्मेंस रिकॉर्ड की जाती है। फिर उसके बाद आपको लगता है कि आपने अप्रेज करना है किसी एम्प्लॉय को, लेकिन उसको अप्रेज करने से पहले या उसको प्रमोट करने से पहले जांच लेना ज़रूरी है कि क्या ये रिक्वायर्ड पर पोजीशन के लिए मौजू उम्मीदवार है, तो वो आप इंटरव्यू की तरह ही जांचें के ज़रिए ही जांचेंगे। तो स्टाफ अप्रेजल इंटरव्यू भी जो है वो कारोबारी इदारों में किए जाते हैं।
फिर आगे आ गया एडवांटेजेस ऑफ ऑरल कम्युनिकेशन। एडवांटेजेस ऑफ ऑरल कम्युनिकेशन इंक्लूड इट्स टाइमलीनेस, यानी ऑरल कम्युनिकेशन जो है ये स्विफ्टली होती है, तेजी से होती है, टाइमली हो जाती है, इमीडिएट यानी फौरन हो जाती है, ये इसके एडवांटेजेस हैं। इंटरेक्शन होता है लोगों का आपस में, आप जवाब दर जवाब कम्युनिकेट कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी होती है, यानी आपने लेटर किसी को लिख दिया, वो भी कम्युनिकेशन, लेकिन फ्लेक्सिबल नहीं है। आपने एक बार लिख दिया तो लिख दिया, सेंड कर दिया तो चला गया उसके पास, मैसेज लिख के सेंड कर दिया तो चला गया उसके पास। लेकिन जो फेस टू फेस कम्युनिकेशन है आमने सामने बैठ के, उसमें आपने एक दिन में प्लान कर रखा है एक मैसेज कि मुझे ये बात करना है, बट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ड्यूरिंग द मीटिंग आप अपना वो प्लान चेंज कर सकते हैं, यानी उसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। ओरल कम्युनिकेशन में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आप अपना प्लान डिस्कशन, आप अपना प्लान कम्युनिकेशन, आप अपना प्लान मैसेज एट एनी स्टेज चेंज कर सकते हैं। रिटर्न कम्युनिकेशन में ऐसा नहीं है। जैसे हम मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, किसी इशू पे आपसे डिस्कशन करूँ, कोई सवाल जवाब पूछूं, आप बताएंगे, और अगर आपको लगे कि आपका आंसर गलत है आप उसको करेक्ट करके बता देंगे। मुझे लगा आपका आंसर गलत है, मैं आपको तंबीह कर दूंगा, आप फिर करेक्ट करके बता देंगे। ये फ्लेक्सिबिलिटी है ओरल कम्युनिकेशन में। लेकिन अगर आप पेपर में लिख के क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं तो कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, आपने लिख के दे दिया और चला गया, तो पूछने नहीं आएगा कि आपने जो लिखा इसका क्या मतलब है, तो आप उसको चेंज नहीं कर सकेंगे, उसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। रिटर्न कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन रिजिड होती है। तो यहाँ पे डिस्कस कर रहा है एडवांटेजेस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। स्विफ्ट होती है, इमीडिएट होती है, इंटरेक्शन होता है लोगों का आपस में, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जनरेट्स इंस्टेंट फीडबैक, फॉरन फीडबैक मिल जाता है आपको, एंड कंबाइंस नॉन वर्बल सिग्नल्स विद वर्बल सिग्नल्स, और वर्बल सिग्नल के साथ नॉन वर्बल सिग्नल भी होते हैं। वर्बल हम पढ़ चुके, जिनका ताल्लुक अल्फाज से हो, नॉन वर्बल जिनका ताल्लुक अल्फाज से ना हो। तो कहता है ओरल कम्युनिकेशन में हम अल्फाज का इस्तेमाल तो करते हैं, जैसे मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, मुखातिब हूँ अल्फाज के जरिए। इसके अलावा नॉन वर्बल सिग्नल्स भी होते हैं, जिसे हम डिटेल में पढ़ेंगे अगले चैप्टर में जाकर। नॉन वर्बल जैसे इशारे होते हैं, जैसे फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं, जैसे गुस्से के तासरात, परेशानी के तासरात। तो एक एडवांटेज ओरल कम्युनिकेशन का ये भी है कि आप अपने वर्बल सिग्नल्स के साथ नॉन वर्बल सिग्नल्स भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो यह एडवांटेज ऑफ oral communication। फिर डिसएडवांटेजेस ऑफ oral communication। The disadvantages can include misperceptions and lack of audit trail। अब इसमें ऑडिट ट्रेल नहीं होता, कोई रिटन एविडेंस को रिकॉर्ड नहीं होता। हम पढ़ चुके हैं कि अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन हो जिसके लिए हमें ऑडिट ट्रेल चाहिए, रिटन दस्तावेज आपको चाहिए, दस्तावेजी सबूत चाहिए, तो उसके लिए हम रिटन कम्युनिकेशन की कोई टाइप सेलेक्ट करते हैं, ओरल कम्युनिकेशन सेलेक्ट नहीं करते, क्योंकि उसमें कोई आपके पास जो काम आपने किया, जो काम नहीं किया, उसके करने या ना करने के लिए कोई फैसला, कोई रिटर्न में कोई दस्तावेजी सबूत मौजूद नहीं होता। फिर कहता है कि द नीड फॉर स्पॉन्टेनिटी, इसमें स्पॉन्टेनिटी चाहिए होती है। स्पॉन्टेनिटी हम पहले भी पढ़ चुके हैं, यानी खुद ब खुद किसी चीज का हो जाना। जो ओरल कम्युनिकेशन है इसमें खुद ब खुद कम्युनिकेशन हो जाने की सलाहियत चाहिए होती है। यानी जब आप ओरल कम्युनिकेशन में हो तो आप जो है, कहते नहीं, आपने कई बार सुना हो कि ये फलां बंदा बहुत हाजिर जवाब है, वो एक्चुअली स्पॉन्टेनिटी होती है ड्यूरिंग द ओरल कम्युनिकेशन। यानी कोई क्वेश्चन आया आपने फौरन जवाब दे दिया, कोई क्वेश्चन अभी रेज जहन में रेज ही हुआ, आपने उसका जवाब दे दिया, तो ये स्पॉन्टेनिटी है। फिर बात से बात चलने के लिए आप उस बात में इन्वॉल्व होते गए, ये स्पॉन्टेनिटी है। फिर आपसे आपने कोई प्लान कम्युनिकेशन है, लेकिन प्लान से हट के, शेड्यूल से हट के कोई बात डिस्कशन में आ गई, आपने उसमें शामिल हो गए, पार्टिसिपेट कर लिया, ये स्पॉन्टेनिटी है। और कम्युनिकेशन में स्पॉन्टेनिटी होती है। लेस प्लानिंग टाइम, उसमें प्लानिंग टाइम कम होता है। द फैक्ट दैट डोमिनेंट personalities can prevail rather than the most logical and objective outcome, and the fact it can be more difficult to control the process with a large number of individuals। बस इसकी सेंटेंस की जरूरत नहीं है। तो हमने पढ़ा आज ओरल कम्युनिकेशन की एग्जांपल्स, मीटिंग, कमेटी, टीम ब्रीफिंग,
इंटरव्यूज ये 4-5 हमने इसकी कॉन्फ्रेंस ये 5 एग्जांपल्स पढ़ी। पेपर में किसी एक एग्जांपल पे अलग से पूछ सकता है 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन, या पेपर में एग्जांपल्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन 8 से 10 नंबर का पूरा क्वेश्चन पूछ सकता है। उस सूरत में हम इन तमाम पॉइंट्स के लिए 2 से 3 लाइनें लिखेंगे। फिर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन अलग से पूछ सकता है 2-3 नंबर का क्वेश्चन। ये अलग क्वेश्चन है, इसको अलग से देख लीजिए। जो हमने लास्ट में पैराग्राफ पढ़ा एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, अलग से सिर्फ एडवांटेजेस भी पूछ सकता है, डिसएडवांटेजेस भी पूछ सकता है, दोनों बातें भी पूछ सकता है। 2 मिनट के लिए एक बार इसे देख लें फिर आगे चलेंगे।
जी स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चन, कंफ्यूजन? तो हमने पढ़ी थी कम्युनिकेशन की टाइप्स 4 थी, ओरल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, विजुअल कम्युनिकेशन और चौथी टाइप थी नो आइडिया। चैप्टर 1 में हमने 4 टाइप्स पढ़ी थी कम्युनिकेशन की। तो ओरल कम्युनिकेशन की टाइप्स हम एग्जांपल्स पढ़ ली। रिटन कम्युनिकेशन की कुछ एग्जांपल्स हैं, उन्हें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कहते हैं रिपोर्ट्स। फॉर्मल कम्युनिकेशन ऑफन यूज्ड, रिपोर्ट भी यानी रिटन कम्युनिकेशन की एक एग्जांपल है। ये बहुत फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है, ऑफन यूज्ड टू कन्वे कॉम्प्लेक्स एंड सब्सटेंशियल इंफॉर्मेशन। बिलअमूम रिपोर्ट्स को इस्तेमाल किया जाता है कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन कन्वे करने के लिए, और सब्सटेंशियल यानी सब्सटेंशियल मतलब कोई बड़ी इंफॉर्मेशन, कोई ज़्यादा अहमियत वाली इंफॉर्मेशन, ज़्यादा वैल्यू वाली इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए रिपोर्ट्स जो है उन्हें इस्तेमाल किया जाता है, और ये भी रिटन कम्युनिकेशन की एक एग्जाम्पल है। फिर रिटन कम्युनिकेशन की दूसरी एग्जाम्पल उसने यहाँ लिख रखी, ये मेमो है। मेमो ऐसे है कि आई डू रिमेम्बर व्हेन आई वाज इन स्कूल, तो जब कभी स्कूल में समझिए कि कल से हमारा स्कूल का यूनिफॉर्म चेंज हो जाएगा, सर्दियों का ड्रेस कोड एप्लीकेबल हो जाएगा, तो कल से या परसों से एप्लीकेबल होना है। तो फिर क्या होता था कि स्कूल के जो प्रिंसिपल साहब थे वो किसी ऑफिस बॉय के हाथ में एक कागज़ दे के भेज देते थे, जिसके ऊपर लिखा होता था कि कल से या परसों से स्कूल का जो यूनिफॉर्म है उसका कोड, विंटर कोड एप्लीकेबल हो जाएगा। समर कोड की बजाय विंटर के ड्रेसेस परसों से इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ये मैसेज तमाम स्टूडेंट्स को कम्युनिकेट करने के लिए क्या करते थे प्रिंसिपल साहब, एक कागज़ पे लिखा, ऑफिस बॉय को दिया, और उस ऑफिस बॉय पे लाजिम था कि तमाम क्लासों में जाके वो टीचर को दिखा दे। टीचर उस मेमो को पढ़ेंगे और स्टूडेंट्स को बता देंगे। आप स्टूडेंट्स के पास मोबाइल तो नहीं होते कि सारे स्टूडेंट्स को आप एक ग्रुप में मैसेज डाल दें, ईमेल भी वो यूज़ नहीं करते। तो फिर वो टीचर साहब के पास चला जाता था, टीचर साहब वो लेटर पढ़ के देख के उसको पढ़ के बताते थे कि कल से जो है वो हमारा, परसों से विंटर ड्रेस कोड एप्लीकेबल हो जाएगा, या परसों से हमारा विंटर की टाइमिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी। स्कूल टाइमिंग जो पहले 8 to 2 हुआ करती थी, अब 9 to 3 हो जाएंगी। तो ये कम्युनिकेशन जो है कागज़ पे लिख के दे दी जाती थी, और ऑफिस पे क्लास टू क्लास टीचर साहिबान के पास दे जाते थे, और टीचर साहिबान स्टूडेंट्स को बता दिया करते थे। तो वो जो डॉक्यूमेंट था उसे हम मेमो कहते हैं। तो इसका मतलब मेमो रिटन कम्युनिकेशन की एक एग्जांपल है। इसमें हम कौन से मैसेज शेयर करते हैं, जो छोटे मैसेज हों, जो सिंपल हों, कॉम्प्लिकेटेड ना हो, यानी जैसे पढ़ के और बोल के कोई बंदा इधर से पढ़े और आगे सुना दे, बता दे। जो रिटन मैसेजेस हों, सॉरी मेमो रिटन कम्युनिकेशन है, ये इस्तेमाल करते हैं जहाँ शॉर्ट मैसेजेस हों, सिंपल मैसेजेस हों, और इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए यानी विद इन ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन के लिए, आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन के लिए मेमो यूज नहीं किए जाते। So memo is also an example of internal. Memo is also an example of written communication. It is used internally. It is used for simple messages. It is used for short messages. A brief letter used for internal purposes sent via email in the modern business environment. अब ये पुराने ज़माने की बात है। आज के ज़माने में कारोबारी इदारों में मैसेज अगर सेंड करना हो तो उसके लिए ईमेल सेंड कर दी जाती है। तो ये ईमेल जो है इंटरनल कम्युनिकेशन में ईमेल मेमो की रिप्लेसमेंट है। इंटरनल कम्युनिकेशन में ईमेल ने मेमो को रिप्लेस कर दिया है। Note though that in many instances memos are used instead of telephone call when the telephone call would have been quicker. अगरचे कहते टेलीफोन कॉल क्विकर होती है, अब जल्दी से ये मोबाइल निकालो कॉल कर दिया, बट स्टिल बाज जगहों पे, बाज केसेस में, बाज मौके पे मेमो को यूज किया जाता है। मेमो could be used to simply confirm the telephone call once decision have been made.
तो मेमो जब भी यूज करते हैं जब आपको ऑडिट ट्रेल रिक्वायर्ड हो, कोई रिटर्न एविडेंस, कोई दस्तावेजी सबूत रिक्वायर्ड हो, तो जब भी आप मेमो को यूज कर लेते हैं। फिर इसके बाद हमारा थर्ड एग्जांपल जो रिटन कम्युनिकेशन का है वो लेटर्स हैं। अब लेटर से आप सब लोग आगाह हैं कि लेटर का मतलब क्या होता है, लेटर क्या चीज होती है। हम इसको फॉर्मली यूज करते हैं, मोर फॉर्मल देन मेमोज। ये मेमो से थोड़ा ज्यादा फॉर्मल है। हमने बताया कि मेमोज जो होती हैं वो सिर्फ इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होती हैं। मेमोज में वो अलकाब व आदाब नहीं होते जो लेटर्स में होते हैं। अगर आपको याद हो कि हम लेटर राइटिंग की एक प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उस प्रैक्टिस में हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितना फोकस करते हैं, कितनी बारीकबीनी से देखते हैं, कितनी डिटेल में चीज़ों को स्टडी करते हैं कि आपका रेफरेंस नंबर क्या होगा, कैसे लिखना चाहिए, क्या रूल फॉलो करें। उसके बाद रेफरेंस नंबर के बाद क्या आएगा, रिसीवर डिटेल आएंगी, किस साइड पे लिखेंगे, क्या क्या लिखेंगे। फिर उसके बाद अगला कंपोनेंट क्या आएगा, डेट आएगा, उसके रूल क्या हैं, सैल्यूटेशन आएगा, उसके रूल क्या हैं, हेडिंग आएगा, उसके रूल क्या है। यानी लेटर लिखना एक फॉर्म, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज उसमें इन्वॉल्व होती हैं। मेमोज जो है तो ये ऑफिशियल कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन, लेकिन लेटर से लेस फॉर्मल है। So letters are more formal than memos and therefore more frequently used for external communication। चूंकि ये फॉर्मल है इसलिए इनको ज्यादातर एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वेयर एन ऑडिट ट्रेल इज रिक्वायर्ड, खासतौर पे उन केसेस में जहाँ पे कोई आपको दस्तावेजी सबूत चाहिए कि हाँ ये बात हुई थी, हाँ ये मैसेज कन्वे किया गया था, तो हम लेटर यूज करेंगे। स्टाफ हैंडबुक, तरक्की याफ्ता ममालिक में जो कारोबारी इदारे हैं, कारोबारी इदारों में अपने एम्प्लॉयज़ के लिए एक स्टाफ हैंडबुक इशू किया जाता है। अगर आपको एक्सपीरियंस हो, जब हम किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो वहाँ हमें कॉलेज का प्रॉस्पेक्टस इशू किया जाता है। प्रॉस्पेक्टस में क्या होता है, प्रॉस्पेक्टस में उस कॉलेज के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, वहाँ की फैकल्टी के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, वहाँ के जो उसूल ज़वाबत हैं, जो उसके पॉलिसीज़ हैं, वायदो ज़वाबत हैं, वो लिख रखे होते हैं। आपका ड्रेस कोड लिख रखा होता है। इस तरह की चीज़ें होती हैं कि हमें कॉलेज में कैसे बिहेव करना है, उसे हम प्रॉस्पेक्टस कहते हैं। इसी तरह का एक डॉक्यूमेंट तरक्की याफ्ता ममालिक में ऑर्गेनाइजेशंस भी बना के रखती हैं, जो हर नए आने वाले एम्प्लॉय को दे दिया जाता है। जैसे हर नए आने वाले स्टूडेंट को कॉलेज में प्रॉस्पेक्टस दी जाती है, ऐसे ही डेवलप कंट्रीज में कारोबारी इदारों में आने वाले हर नए आने वाले एम्प्लॉय को एक एम्प्लॉय हैंडबुक दी जाती है। जैसे प्रॉस्पेक्टस में कॉलेज के नज़्म ज़वाबित लिखे होते हैं, इसी तरह एम्प्लॉयज हैंडबुक में उस इदारे के, कारोबारी इदारे के, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के असूल ज़वाबित, क़वाइद ज़वाबित, रूल्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर लिखे होते हैं। पढ़ेंगे से दिस इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर्म्स पार्ट ऑफ एन एम्प्लॉयज कॉन्ट्रैक्ट। ये एम्प्लॉय के कॉन्ट्रैक्ट में भी उसको बता दिया जाता है, एम्प्लॉय के जो कॉन्ट्रैक्ट लिख के साइन किया जाता है उसका एक पार्ट भी हो सकता है स्टाफ हैंडबुक। यानी जो डेवलप कंट्रीज हैं जिसमें ज्यादा कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट के साथ उसकी कॉपी भी अटैच कर देती हैं प्रॉस्पेक्टस की, उसमें सॉरी हैंडबुक, एम्प्लॉय हैंडबुक की। उसमें एम्प्लॉय साइन भी कर देता है कि हाँ ये मुझे, मैंने पढ़ लिया था कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हुए, ताकि उसके पास बाद में ये गिला ना रहे कि मुझे पता ही नहीं था कि आपके इदारे के ये पॉलिसीज हैं, ये प्रोसीजर्स हैं, ये कवायद ज़वाबित हैं, वरना मैं तो ज्वाइन ना करता। तो इस चीज़ से बचने के लिए एम्प्लॉयज़ जो हैं उन्हें उनके टाइम ऑफ सिलेक्शन, टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट पे उनके कॉन्टैक्ट में इस एम्प्लॉय हैंडबुक को शामिल कर दिया जाता है। इट इज़ अ वेरी यूजफुल पॉइंट ऑफ रेफरेंस। ये एम्प्लॉय हैंडबुक पॉइंट ऑफ बहुत यूजफुल पॉइंट ऑफ रेफरेंस होता है। पॉइंट ऑफ रेफरेंस का मतलब कि अगर आपको सब्सिक्वेंटली बाद में कोई इशू दरपेश है, कोई मसला है, तो उस मसले के हल के लिए आप एम्प्लॉय हैंडबुक को रेफर कर सकते हैं कि देखो ये जो आप ये पॉलिसी की बात कर रहे हो, ये पॉलिसी या जिस पॉलिसी की तो आपने वायलेशन की है, इस पॉलिसी को एम्प्लॉय हैंडबुक में लिख रखा है, और आपने अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन करते हुए एम्प्लॉय हैंडबुक पढ़ी थी, आपने साइन किए थे इस बात पे कि मैं एम्प्लॉय हैंडबुक पढ़ चुका हूँ। तो फिर इसे हम पॉइंट ऑफ रेफरेंस कहेंगे कि उसको रेफर किया जा सकता है, उसका तज़किरा किया जा सकता है। फिर ऑर्गेनाइजेशंस मस्ट टेक केयर
टू कीप द डॉक्यूमेंट अप टू डेट। ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय हैंडबुक को कोशिश करती है कि अप टू डेट रखें, उसमें कोई नई पॉलिसी बन गई तो उसको लिख दें, कोई पुरानी पॉलिसी ऑब्सोलीट हो गई, खत्म हो गई, उसे डिलीट कर दें, निकाल दें उसमें से। फिर इसके बाद इन हाउस न्यूज लेटर, जर्नल और मैगजीन। हमने कॉलेज में देख रखा कि हमारे कॉलेज का एक रसाला हुआ करता था, उसे उर्दू में मुजल्ला कहते थे, इंग्लिश में उसे जो है वो मैगजीन कहते थे, कॉलेज मैगजीन कहते थे। तो हर कॉलेज का कोई ना कोई मैगजीन न्यूज़ लेटर हुआ करता है जिसमें उस कॉलेज की इंफॉर्मेशन, उस कॉलेज से मुतालिक न्यूज़ शेयर की जाती है। इसी तरह जो बड़े इदारे हैं वो भी अपने न्यूज़ लेटर निकालते हैं। ये न्यूज़ लेटर डेली के न्यूज़पेपर की तरह नहीं होता, मंथली या 2 महीने बाद या 6 महीने बाद या साल बाद पब्लिश किया जाता है। जैसे फिफा का भी एक न्यूज़ लेटर हुआ करता है। तो बड़े कारोबारी इदारे भी अपना न्यूज़ लेटर पब्लिश करते हैं, और ये भी रिटर्न कम्युनिकेशन की एक टाइप है, एक एग्जाम्पल है। इसमें भी लिख के ही मैसेज कम्युनिकेट किया जाता है अपने एम्प्लॉयज़ को, उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, इदारे के बारे में खबरें वहाँ पहुँचाई जाती हैं। आई हैव अजान इन द बैकग्राउंड। सो हम बाकी जो हमारे 2 पॉइंट रह गए कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू ऑन टुमारो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर।